गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में शुक्राचार्य अर्थात शुक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। शुक्राचार्य ने एक सुप्रसिद्ध पुस्तक शुक्र नीति सार की रचना की थी। शुक्र नीति सार शुक्र का सर्वप्रसिद्ध ग्रंथ है। शुक्र नीति के रचना काल के संबंध में कई विद्वानों में गहरा मतभेद है। शुक्र नीति के प्रारंभ में घोषित किया गया है कि यह भार्गव अर्थात शुक्र का अपने शिष्यों को दिया गया उपदेश है। एक अन्य लेखक ने इसके बारे में कहा है कि भगवान ब्रह्मा द्वारा मनुष्य मात्र के हितार्थ रचित नीति सार का सारांश बताया है। अपनी विषय वस्तु और विवेचन की शैली के आधार पर शुक्र नीति कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बाद की रचना प्रतीत होती है। राजेंद्र लाल मित्र तथा डॉक्टर घोषाल ने इसकी रचना 12वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य मानी है तथा इसका अधिकांश भाग 11वीं और 12वीं शताब्दी में लिखा गया और इसका कुछ अंश 14वीं शताब्दी में जुड़ा हुआ मिलता है। शुक्र नीति की विषय वस्तु के रूप में हम देखते हैं कि शुक्र नीति में 4 अध्याय और 22 श्लोक हैं। इनमें से पहले और दूसरे अध्याय में राजा, उसके महत्व और उसके कर्तव्यों के बारे में बताया गया है तथा साथ ही सामाजिक व्यवस्था, मंत्री और युवराज संबंधी विषयों का भी विस्तृत विवेचन किया गया है। तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि साधारण नीतिशास्त्र का विवेचन है जिसका संबंध राजा और अन्य सभी से है। चौथा अध्याय इसका बहुत बड़ा है जिसमें बहुत सारे विषयों का इसमें वर्णन किया गया है, जैसे मित्र, उदासीन, शत्रुओं, आय स्रोत, राज्य क्षेत्र, विज्ञान तथा कलाएं, मनुष्यों के कर्तव्य, वृक्ष लगाना, कुएं खुदवाना, न्याय व्यवस्था, सेना आदि अनेक विषयों का विवेचन है। इस प्रकार शुक्र नीति में शासन कला से कहीं अधिक विषय सामग्री है। इसमें सदाचरण और संपूर्ण नैतिकता का विवेचन है। शासन कला तो उसका एक अंग मात्र है, यद्यपि वह सबसे महत्वपूर्ण है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बाद राज्य और शासन पर लिखे गए ग्रंथों में शुक्र नीति का महत्व अन्य सभी ग्रंथों से बढ़कर है। शुक्र नीति की विषय वस्तु के बारे में स्वयं शुक्र ने लिखा है कि इस नीति सार का जो राजा रात दिन चिंतन करेगा वही राजभार को उठाने में समर्थ होगा। शुक्र नीति के समान दूसरी कोई नीति तीनों लोकों में नहीं है। व्यवहारी मनुष्यों के लिए शुक्र की ही नीति है और सब कुनीति है। ऐसा शुक्र नीति में शुक्राचार्य ने लिखा है। दंड नीति या नीतिशास्त्र का महत्व। कामंदक की भांति शुक्र ने 4 विधाएं मानी हैं: आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। ये चारों विधाएं मनुष्यों के योगक्षेम के लिए आवश्यक हैं। अतः राजा को इन चारों ही विधाओं का सदा अभ्यास करना चाहिए। आन्वीक्षिकी में न्यायशास्त्र और वेदांत आदि का वर्णन किया गया है। त्रयी में धर्म, अधर्म, कामना और मोक्ष का वर्णन किया गया है। वार्ता में अर्थ और अनर्थ का वर्णन किया गया है तथा अंत में दंड नीति में न्याय अन्याय के बारे में बताया गया है कि दुष्टों के दमन को दंड कहते हैं। इसी कारण राजा दंड रूप है और राजा की नीति दंड नीति है। शुक्र नीति के अनुसार ज्ञान की अन्य शाखाएं जीवन के किसी विशेष पक्ष से संबंधित हैं, अतः उनकी उपयोगिता एवं महत्व सीमित है। इसके विपरीत दंड नीति या नीति शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो स्वयं में पूर्ण और स्वायत्त है। दंड नीति की पूर्णता इस तथ्य से स्पष्ट है कि सभी लोगों के उत्थान और सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने के उपाय दंड नीति या नीति शास्त्र की परिधि में ही आते हैं। धर्म, अर्थ तथा काम का मूल आधार तथा मोक्ष को सुनिश्चित करने वाला तत्व दंड नीति या नीति शास्त्र को ही माना जा सकता है। शुक्र के अनुसार राजा का बड़े परिश्रम से नीति शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। प्रजा का पालन और दुष्टों का नाश, ये दोनों राजा के परम धर्म हैं। इन दोनों का पालन नीति के बिना नहीं हो सकता। जैसे देहधारियों के लिए भोजन के बिना जीना असंभव है, वैसे ही नीति के बिना संपूर्ण लोक का व्यवहार स्थित नहीं हो सकता।
राजा को अपने हित के उद्देश्य से ऐसी नीति का अवलंबन करना चाहिए जिससे सारा राष्ट्र बिना प्रेरणा के ही राज्य और राजा के हित में तत्पर हो जाए। राज्य का सप्तांग सिद्धांत। प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन में राज्य के प्रसंग में सप्तांग सिद्धांत का बहुत महत्व है और शुक्र नीति सार में भी सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। शुक्र के अनुसार राज्य के ये 7 अंग हैं: राजा, मंत्री, मित्र, कोष, राष्ट्र और दुर्ग तथा सेना। शुक्र नीति की विशेष बात यह है कि इसमें सावयव सिद्धांत को अपनाया गया है। एक स्थान पर राज्य की तुलना मानव शरीर से करते हुए इन 7 अंगों को राज्य रूपी मानव शरीर के अंग बतलाया गया है। इन 7 अंगों में राजा प्रधान है तथा उसकी स्थिति मस्तक के समान है। मंत्री आँख, मित्र कान, कोष मुख, सेना मन, दुर्ग दोनों हाथ और राष्ट्र राज्य रूपी शरीर के पैर हैं। राज्य के संबंध में सावयव धारणा को अपनाते हुए ही शुक्र नीति में एक अन्य स्थान पर राज्य की तुलना वृक्ष की गई है। राज्य रूपी इस वृक्ष का मूल राजा होता है और मंत्री स्कंद अर्थात डालें होती हैं। सेनापति वर्ग शाखाएं अर्थात उसकी जो अन्य शाखाएं हुए वो, और सेना पल्लव अर्थात पत्ते के समान होती है। प्रजा फूल, पृथ्वी के भाग फल तथा भूमि बीज है। डॉक्टर घोषाल ने शुक्र ने जो सावयव सिद्धांत अपनाया उसके बारे में कहा है कि लेखक ने राज्य की शरीर और वृक्ष से जो उपमाएं दी हैं, एकता को अधिक अच्छे रूप में समझा है तथा उसके महत्व को भी दर्शाया गया है। अर्थात उसमें ये कहा गया है कि उससे पूर्व के जो आचार्यों की अपेक्षा अखंडता व अंतर के सिद्धांतों पर आधारित आंगिक एकता को अधिक अच्छे रूप में समझाया गया है तथा उसके महत्व को भी यहाँ बताया गया है कि जो राज्य के जो 7 अंग हैं मानव शरीर के समान है। मानव शरीर में जैसे मानव शरीर के जो अलग अलग अंग होते हैं उन अंगों की अलग अलग महत्ता होती है, उसी प्रकार राज्य के जो 7 अंग बताए हैं उन 7 अंगों की भी अलग अलग महत्ता को इसमें बताया गया है।